आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में तो जो सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो राजन सीरीज चल रहा, उसमें हमने लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ा था इसके पहले वीडियोस में। तो लघुत्तरी प्रश्न का जो इसका पहले वाला वीडियो है वो आप लोग जाके देख लीजिए। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, वहाँ से आपको PDF मिल सकता है, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9 से किस टाइप के प्रश्न सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत DLED फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में। देखिए एग्ज़ाम्स अब बहुत जल्द होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी तैयारी करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो ना समझ में आए उसे लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। लिखने से ही एग्ज़ाम में याद रहते हैं, तो जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और जो भी DLED फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और जो ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, हमने पिछले वीडियोज़ में प्रश्न नंबर 8 तक पढ़ा था कि गतिविधियों के आधार पर संपन्न किया जाने वाला अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। तो जो गतिविधि आधारित शिक्षण विधि थी वो हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में लघुत्तरी प्रश्नों के राजन सीरीज में प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है। जैसा कि आपको पता है दूरदर्शन के बारे में पूछ रहा है, तो दूरदर्शन को आज विश्व के अनेक विकासशील देश शिक्षा में एक सशक्त तथा उपयोगी साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आज शिक्षा संस्थाओं की प्रतिदिन बढ़ती संख्या, बढ़ता हुआ छात्रों को नामांकन योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव द्वारा निरंतर बढ़ते हुए शिक्षा व्यय ने शिक्षाविदों को दूरदर्शन का प्रयोग करने हेतु बाध्य किया है। यानी कि महंगाई बढ़ते, बच्चों की संख्या बढ़ते, ट्रेंड शिक्षक नहीं है, इसके वजह से ऑनलाइन शिक्षा या दूरदर्शन का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसका प्रयोग न केवल गुणात्मक विकास के लिए बल्कि अध्यापक को अवसरानुकूल अध्यापन कार्य में सहायता देने के लिए भी किया जाता है। अपने दायित्वों का निर्वाह न करने के कारण छात्र पूर्णकालिक विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहे थे। एक तरह से दूरदर्शन पर टिप्पणी लिखना है छोटा सा, तो आज दूरदर्शन संचार एवं प्रसारण का एक प्रमुख माध्यम है। ठीक है, यह एक बहुत शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकसित हो रहा है। इसने एक बड़े उद्योग का स्तर तेज़ी से प्राप्त कर लिया है। जैसा कि आपको पता है जब से कोविड आया तब से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत फेमस हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे विश्व तथा जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रांति आई है। शिक्षा के उच्च स्तर की विश्व बाधाओं को दूर करने का यह एक प्रभावशाली साधन है। दूरदर्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक कक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है एवं कक्षा को घर के स्वरूप में बदला जा सकता है। यानी कि ऑनलाइन क्लास की बात हो रहा है कि क्लास में कक्षा को घर के रूप में और घर को कक्षा के रूप में बदला जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन सामाजिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। जो लोग नगरीय क्षेत्रों में निम्न स्तरीय जीवन बिता रहे हैं उनके लिए यह प्रभावशाली साधन है। यह अनुदेशनात्मक सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी है। छात्र अपने व्यक्तिगत प्रयासों से दूरदर्शन द्वारा अच्छा सीख सकता है। यदि दूरदर्शन की उपयोगिता को बढ़ा दिया जाए तो अध्यापक की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन द्वारा सामाजिक आवश्यकता एवं शिक्षा के विस्तार पाठ्यक्रम में निरंतर संशोधन किया जा सकता है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित तथा कक्षागत अनुदेशन की तुलना में समुचित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था से प्रभावशाली प्रदर्शन किया जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन को लंबे पैमाने पर लिया जाता है और इससे व्यय में मितव्ययिता की जा सकती है, यानी कि कम खर्च की जा सकती है, कम पैसे में अच्छी पढ़ाई हो सकती है। इसके द्वारा देश के प्रत्येक भाग में कम व्यय पर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके द्वारा अध्ययन के स्तर एवं अनुदेशन की गुणवत्ता को यथावत रखा जा सकता है, यानी कि अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन का प्रयोग सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु भी किया जाता है। जैसा कि आपको पता है जो कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से। वर्तमान में NCERT द्वारा शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों एवं कौशलों के विकास हेतु प्रत्येक सप्ताह कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, देखिए लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 10 है, संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि कम्युनिकेशन की क्या फ़ायदे हैं, क्या उपयोगिता है क्लास में कक्षा शिक्षण करते समय। तो इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है।
तो संप्रेषण के माध्यम से छात्र न केवल अच्छा श्रोता बनता है बल्कि अच्छा वक्ता भी बनता है। यानी कि संप्रेषण के माध्यम से जो बालक होता है वो बस सुनने वाला ही नहीं बल्कि एक अच्छा वक्ता भी बनता है और उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। बच्चे के विकास का आधार संप्रेषण ही माना जाता है। संप्रेषण के अभाव में हम शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके द्वारा छात्र की रुचियों तथा योग्यताओं का भी पता लगाया जाता है। तो शिक्षा अधिकारियों को निर्देश, संप्रेषण क्या होता है? शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने के भी काम में आता है। तो प्रशासन में शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं जिसमें संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो भी बड़ा अधिकारी है या छोटा अधिकारी है, एक दूसरे को जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो बातचीत के माध्यम से ही तो संपन्न होती है, संप्रेषण के माध्यम से ही तो संपन्न होती है। तो कहने का मतलब यही है कि संप्रेषण का वहाँ भी उपयोगिता है। और देखिए तीसरा जो हेडिंग है क्या है? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समायोजन होता है संप्रेषण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई भी एनजीओ है तो वो क्या आ जाए, सामाजिक संप्रेषण करके वो समाज में सुधार लाएगा। आर्थिक, मान लीजिए कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह हैं, देश में जो भी नियम कानून लागू हो रहे हैं तो वो संप्रेषण के माध्यम से ही बताया जाता है, योजनाओं को लागू किया जाता है। और राजनीतिक माध्यम में आप लोगों को पता ही है, चुनाव में, इलेक्शन में राजनीतिक समायोजन होता है। संप्रेषण नई नई वादों के साथ किस तरह के पार्टियाँ करती हैं और लोगों को बताती हैं अपनी योजनाएं, हमारी पार्टी में ये लाभ है या हमारी पार्टी में ये लाभ है, हमें वोट दीजिए। तो ये राजनीतिक समायोजन करती है। यानी कि संप्रेषण के द्वारा छात्र समाज, देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए हैं वो, तो यहाँ पे हम लोग चूँकि 1 से 5 के बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो संप्रेषण के द्वारा छात्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक छात्र के बारे में समायोजन करना सीखता है। छात्रों में संप्रेषण के साधनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। तो चौथा क्या इसका फायदा है संप्रेषण का हमारे कक्षा शिक्षण में? तो अपव्यय एवं अवरोधन की समाप्ति में भी संप्रेषण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार हमने 4 हेडिंग्स देख लिए। 5वां हेडिंग्स क्या है? संप्रेषण की उपयोगिता में कक्षा शिक्षण में शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। विद्यालय में आर्थिक संसाधनों पर विचार विमर्श करना तथा वित्तीय व्यवस्था करने आदि के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? देखिए जो लघुत्तरी प्रश्नों का ये जो सीरीज चल रहा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सेकंड पेपर का, आप लोग जाके, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दे देंगे, जाके वहाँ से आप लोग बहुविकल्पी, अति लघु और ये लघु का सीरीज चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके पहले हमने बाल विकास को पूरा पढ़ा दिया है, अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है बाल विकास का। आप मेरे चैनल में जाइए, यूट्यूब पे सर्च मारिए ब्रिलियंस 53, मेरा चैनल आएगा। मेरे चैनल के लोगो में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। बिना श्यामपट्ट के हम लोग बच्चों को कैसे समझाएंगे? आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम प्रशिक्षुओं से ये पूछ रहा है, तो कारण सहित स्पष्ट कीजिए अथवा शिक्षण अधिगम सामग्री में श्यामपट्ट की उपयोगिता बताइए। देखिए ये इतनी बड़ी बात को इतने छोटे से बात में लिख दिया गया है, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में श्यामपट्ट की उपयोगिता बताना है। तो आजकल शिक्षण में यानी कि टीचिंग में जो भी TLM है, सहायक सामग्री है, उसका बहुतायत से उपयोग हो रहा है, वह भी केवल प्रशिक्षण काल में। प्रशिक्षण के बाद कोई भी शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता है। देखिए ये प्रशिक्षण के बाद जो भी प्रशिक्षु हैं वो तो TLM का उपयोग करते ही हैं। जो प्रशिक्षण के बाद जब शिक्षक बन जाते हैं तो TLM का उपयोग नहीं करते हैं, बस पढ़ा के चले जाते हैं, क्योंकि सहायक सामग्री के समस्त बाह्य संसाधनों में धन एवं समय दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के पास प्रायः दोनों का ही अभाव होता है, यानी कि समय और धन दोनों का अभाव है, शिक्षक के पास भी मजबूरी है। इस दृष्टि से कुशल शिक्षक वही है जो अपने विस्तृत ज्ञान तथा कौशल, यानी कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने विस्तृत ज्ञान एवं कौशल को अपने सूझबूझ से क्या करता है, छात्रों की समस्याओं को पढ़ाते समय ही समाधान करने के लिए, जहाँ एक और मौखिक उदाहरण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है,
वहीं श्यामपट्ट पर कुछ लिखकर या चित्र बनाकर समझाना, यानी कि बच्चों को पढ़ाते समय श्यामपट्ट पे बनाएं, उसके बारे में बताएं, समझाएं, और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर पढ़ाते समय ही चित्र बनाकर समझाने का जो प्रभाव पड़ता है वह बाहर से लाए गए चित्रों का नहीं पड़ता, यानी कि हमें ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पे जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चित्र बनाएं, या जो भी उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान है, फैक्ट्स हैं, वो सारे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए। कहने का मतलब है कि ब्लैक बोर्ड का मैक्सिमम यूज़ किया जाए। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षण कौशलों में एकीकरण का क्या अर्थ है? तो कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण कौशलों में एकीकरण का अर्थ पूछ रहा है। तो छात्राध्यापक को प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से एक एक कौशल का विकास किया जाता है। तो हम लोग की बात हो रही है कि छात्राध्यापक जो होते हैं अपने प्रशिक्षण के दौरान माइक्रो टीचिंग करते हैं, ठीक है, और अपना स्किल डेवलप करते हैं। ये तो हमें भी पता है, बहुत इजी है, समझ में आया। अर्थात एक पाठ्य योजना एक ही शिक्षण कौशल से संबंधित होती है तथा इसके शिक्षण का समय भी 5 से 8 मिनट तक होता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक ही पाठ्य योजना होता है, ठीक है, और एक ही शिक्षण पैटर्न से मतलब होता है, और 5 से 8 मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग। और छात्राध्यापक शिक्षण के समय एक ही कौशल का प्रयोग करता है, लेकिन बृहद शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, देखिए ये तो माइक्रो टीचिंग हो गया, सूक्ष्म शिक्षण, ये क्या हो जाएगा, माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रो मतलब बड़ा, तो क्या हो जाएगा माइक्रो टीचिंग, यानी कि बृहद शिक्षण में शिक्षण करते समय एक कौशल का प्रयोग न करके आवश्यकता अनुसार कई कौशलों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता। मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते समय सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 8 मिनट का होता है, और कोशिश ये किया जाता है कि 5 से 8 मिनट में उसे समझा के ख़त्म किया जाए। लेकिन जो माइक्रो टीचिंग होता है, जिस प्रकार मैं आप लोगों को राजन सीरीज पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। कभी 5 के बच्चों के लेवल से सोचना पड़ रहा है, कभी क्लास 8 तक के बच्चों के लेवल तक सोचना पड़ रहा है, कभी पूरे नेशनल लेवल के स्तर पे सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को शिक्षण कौशल समन्वय कहते हैं, यानी कि अपने जो टीचिंग स्किल में क्या करना, समन्वय स्थापित करना कहते हैं। तो शिक्षण कौशलों के समन्वय यानी कि एकीकरण, देखिए समन्वय मतलब होता है एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, आपस में अपने बीच में समन्वय मतलब सहभागिता है, इनके अंदर पारस्परिकता है, यानी कि एक दूसरे से मतलब अच्छे संबंध है, समझिए, मतलब यहाँ पे एक दूसरे से रिलेशन है। तो वही पूछ रहा है कि शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल में समन्वय का क्या अर्थ होता है, यानी कि एकीकरण का क्या अर्थ होता है। किसी भी पाठ के शिक्षण में कौशलों के समन्वय का तात्पर्य शिक्षण पाठ्य योजना सभी कौशलों को शामिल करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार अथवा पाठ की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशलों का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कभी हम ये राजन सीरीज पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं जो क्लास 8 और क्लास 5 के बच्चे के मेंटल के हिसाब से सोच करके हमें आपको पढ़ाना पड़ रहा है। और कभी कभी जैसे मान लीजिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो उपयोगिता थी इसके पहले वाले प्रश्न में, तो वो वहाँ पे हमें क्या सोचना पड़ रहा है, एक राजनीतिक तौर पे, एक आर्थिक सलाहकार के तौर पे, ऐसे मतलब विभिन्न टाइम पे विभिन्न मांग के अनुसार जैसा चीज़ आ रहा है वैसा सोच के समझाना पड़ रहा है, क्योंकि कौशलों की संख्या अधिक होती है। देखिए स्किल की कोई लिमिट नहीं है और सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है। देखिए सारे स्किल को एक साथ हम प्रयोग भी नहीं कर सकते, इसलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है, जिससे शिक्षक सरलता से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सके। तो शिक्षण कौशल की समन्वय की परिभाषा यानी कि डेफिनीशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ टीचिंग स्किल। देखिए कोरिलेशन, को मतलब साथ हो जाएगा, मतलब 2 लोगों की बात हो रहा है, और रिलेशन मतलब संबंध, यानी कि 2 लोगों के बीच का ये संबंध है, यानी कि टीचिंग स्किल में। तो शिक्षण में समन्वयता को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, उनमें से कुछ परिभाषा निम्नवत है, यानी कि यहाँ पे भी मतभेद है। मतभेद मतलब बहुत लोग बहुत तरीके का शिक्षण कौशल के समन्वय यानी कि कोरिलेशन ऑफ टीचिंग स्किल की परिभाषा दी है। बाल मुकुंद शाह के अनुसार
वो क्या कहे हैं, कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने की अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये बोले हैं कि बालकों को उनके अनुभव के हिसाब से, उनके अनुभव के लेवल से समझा दिया जाए और उनके बीच समन्वय स्थापित हो जाए। वही क्या है, कोरिलेशन ऑफ टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल के समन्वय की परिभाषा हो जाएगी। सेकंड क्या है, डमविल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। तो डमविल के अनुसार क्या हो जाएगा, एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित कर प्रयोग को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि शिक्षण कौशलों का समन्वय शिक्षक की उस योग्यता का द्योतक है जिसके अनुसार शिक्षक शिक्षण कौशलों का प्रयोग शिक्षण में करता है तथा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। शिक्षण कौशलों के समन्वय एकीकरण का क्या इसका उद्देश्य हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं, यानी कि कोरिलेशन ऑफ टीचिंग स्किल, यानी कि शिक्षण कौशल का समन्वय। तो उद्देश्य देखिए, शिक्षण कौशल का समन्वय कहिए या एकीकरण कहिए, दोनों सेम ही है। उत्तम अधिगम के लिए बृहद शिक्षण में, यानी कि माइक्रो टीचिंग में, उत्तम अधिगम यानी कि मतलब क्वालिटी वाली लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग जो हम कर रहे हैं तो उनमें एक से अधिक शिक्षण कौशल का प्रयोग करने में प्रवीण बन जाता है, यानी कि पारंगत हो जाता है। सेकंड क्या हो जाएगा, शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करना। शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में ब्लूम का जो वर्गीकरण आता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और संवेगात्मक उद्देश्य, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग में अर्जित कौशलों का प्रयोग बृहद शिक्षण में करना। उत्तम शिक्षण हेतु समन्वय करना, ये सारी चीज़ें हैं। और शिक्षण कौशलों का समन्वय करते समय क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो शिक्षण कौशलों का समन्वय करते समय हमें क्या बातें ध्यान देनी है, तो कक्षा वातावरण के अनुसार शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है। यानी कि कक्षा में जिस प्रकार का वातावरण है, मान लीजिए क्लास 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, उसके हिसाब से शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है। अधिगम परिस्थितियों की जानकारी होना, यानी कि कब बच्चे पढ़ सकते हैं, कब सीख सकते हैं, कब नहीं, कौन से शिक्षण का प्रयोग कब करना है, इसकी जानकारी होना। छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना। छात्रों के स्तर के अनुरूप कौशलों का प्रयोग करने में कुशलता प्रदान करना। विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों की पूरी जानकारी होना। तो इस प्रकार हमने क्या क्या पढ़ा, शिक्षण कौशलों का समन्वय पर ध्यान देने योग्य बातें, एकीकरण का उद्देश्य, उद्देश्य के बाद इसका हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ा है, बालमुकुंद शाह के अनुसार, डम्बिल के अनुसार, 2 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमने इसका अर्थ पढ़ा था और इसके पहले हमने इसका थोड़ा सा प्रस्तावना देखा था। इस प्रकार हमने इस प्रश्नों को इतना कंटेंट देना है। प्रश्न नंबर 13 क्या है, आप लोग को जो नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, बहुश्रेणी शिक्षण क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी आवश्यकता बताइए, इसे संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। तो बहुश्रेणी शिक्षण क्या है, तो बहुश्रेणी शिक्षण को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है। बहुश्रेणी शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्धि स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यानी कि कमज़ोर बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, तेज बच्चे, मॉरन बच्चे, यानी थोड़ा सा अधिगम में पिछड़े हुए बालक, ठीक है, इन सारे बच्चों को एक साथ उनकी उपलब्धि स्तर यानी कि उनके माइंड के लेवल के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। अथवा इसको और हम लोग बहुश्रेणी अथवा बहुस्तरीय शिक्षण को क्या कह सकते हैं, विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। यानी कि विभिन्न स्तर वाले जो भी बच्चे हैं उनको हम कुशलता से उनके और प्लान बना के, प्लानिंग करके उन्हें क्या करें, हम शिक्षण दें, तो क्या हो जाएगी, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है
जब कक्षा में तेज यानी कि बच्चे खूब ज़्यादा तेज हों, मध्यम हों और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। यानी कि जब बहुस्तरीय शिक्षण या बहुस्तरीय जब शिक्षण विधि का तब प्रयोग किया जाता है जब क्लास में बहुत तेज बच्चे, उससे थोड़ा सा मीडियम एवरेज बच्चे, उससे धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। तो बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये सारी चीज़ें एक प्रशिक्षु को ट्रेंड बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। उसी प्रकार छोटे बच्चों को वो कैसे समझें, कैसे ट्रेंड हो, उन्हें उनके मानसिक स्तर के हिसाब से पढ़ाना ही बहुस्तरीय शिक्षण की परिभाषा है। बच्चों की सीखने की गति का भिन्न भिन्न होना। देखिए, बच्चों की गति सीखने की आवश्यकता बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या है, बच्चों की सीखने की गति का भिन्न भिन्न होने की वजह से बहुस्तरीय शिक्षण का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों की उपलब्धि स्तर का भिन्न भिन्न होना। सारे बच्चे अपने क्या है, अलग हैं सीखने के गति में। संचालित करने वाले मानवीय समूह क्या हैं? प्रथम समूह क्या है इसके बहुस्तरीय शिक्षण को? केवल शिक्षक आधारित समूह होता है। दूसरा समूह क्या होता है? कुछ शिक्षक एवं मॉनिटर आधारित समूह होता है। तृतीय समूह क्या होता है? एक शिक्षक और कुछ मॉनिटर आधारित समूह होता है। चतुर्थ समूह क्या होता है? केवल मॉनिटर समूह होता है। यानी कि बहुस्तरीय शिक्षण में इतने लोग अपना सहयोग देते हैं। पंचम समूह क्या हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है, छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का समूह है। यानी कि छात्र ग्रुप बना लें। एक होता है टीचर सिखाता है बहुस्तरीय शिक्षण, उसके बाद टीचर और एक मॉनिटर हो जाएगा, टीचर और कुछ बच्चे हो जाएंगे, टीचर और उसके साथ स्वयं सीखने वाले। कुछ समुदाय आधारित समूह हो जाएंगे। षष्ठम समूह क्या है? समुदाय आधारित समूह हो जाएंगे। शिक्षा समिति या सेवानिवृत्ति मानवीय समूह, कोई एनजीओ हो गया, ठीक है, कोई भी एनजीओ हो गया। प्रश्न नंबर 14 क्या है? शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि की उपयोगिता बताइए। यानी कि शिक्षण करते समय प्रश्न और उत्तर की जो टेक्निक है उसकी क्या उपयोगिता है टीचिंग में। तो प्रश्नोत्तर विधि की उपयोगिता क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इस टेक्निक के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं का हल करता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षक क्या करता है, बच्चों से पूछता है उन्हें किस प्रश्न में क्या दिक्कत है और उन्हें प्रश्नों को सॉल्व करता है, शिक्षक समझाने का प्रयास करता है। तो दार्शनिक सुकरात ने भी अपने शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया था। यानी कि जो दार्शनिक सुकरात थे और उनके जो शिष्य प्लेटो वगैरह 2-3 जो शिष्य थे, उनको सुकरात ने क्या किया था, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से समझाया था और उन्हें शिक्षित किया था। उपयोगिता इसकी क्या है? तो छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। जैसा कि आपको पता है, जब प्रश्न पूछेंगे तो उनके अंदर चिंतन, थिंकिंग पावर बढ़ेगी। देखिए, यही लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी प्रश्न आएंगे। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। यानी कि क्रिएटिव बच्चे होते जाते हैं प्रश्न पूछने से। प्रश्न पूछने से बच्चे क्या होंगे? क्रिएटिव होंगे, उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तभी तो प्रश्न पूछेंगे और उनके अंदर चिंतन शक्ति का विकास होगा। और इससे छात्रों में क्या होगा? पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होगी। यानी कि वो उनको पहले से कितना जानते हैं, प्रश्न पूछेंगे तो पता चल जाएगा, और कितना वो सीखे हैं, अर्जित ज्ञान हुआ है, ये भी पता चल जाएगा। इस प्रकार हमने 14 प्रश्नों को, यानी कि लगभग 6 प्रश्नों को हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देख लिया है। आगे का जो वीडियोज़ लेक्चर है आप लोगों को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें आप लोग शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन होगा वहां से आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम का टाइम टेबल वगैरह जो भी अब आने वाले हैं सारे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जुड़ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।